हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। तो थोड़ी सी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी, यही कहते हैं ना, हाँ, क्षमा चाहता हूँ कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। अराउंड 50 मिनट्स का ये चला जाएगा क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सोचा था क्वेश्चंस तो मैक्सिमम करानी ही है, तो वही अप्रोच है। ये तो बड़ा भी चैप्टर है, वेटेज भी आए, तो कोई बात नहीं। अगर एक आध चैप्टर चला जाए बड़ा तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कॉपरेट करिएगा। और बाकी वही बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा। ऊपर आई टैब पर लगवा देंगे पार्ट 1 का, तो आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, और बाकी चैनल तो अभी अभी स्टार्ट करा है आप सभी के सामने, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का हमारा लेक्चर। व्हाट इज मेंट बाय वेल बिहेव्ड फंक्शन। तो ये स्लाइड लास्ट लेक्चर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर था उसी में से उठाई गई है, और वहां पर ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के बारे में चार प्रॉपर्टीज होती हैं। साई फाइनाइट होना चाहिए, साई स्क्वायर भी होना चाहिए सिंस क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बताता है। देन ये चारों लोग कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। देन साई जो है वो हमारे पास मस्ट बी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए कि एक ही वैल्यू हो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की है वो एक एक पॉइंट पर एक ही होनी चाहिए, एक पॉइंट पर दो तीन प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। then probability of finding electron over the entire space from minus infinity to plus infinity must be equal to 1 होनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ बातचीत थी वेल बिहेव फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमें जो बताना है वो बताना है गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं बताऊं तो ऑर्थोगोन नॉर्मलाइजेशन की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस तो दे ही देंगे, बट साथ में समझ भी लेंगे एक्चुअल में ये होते क्या है, और ताकि लिखने को आए तो आ जाए, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही पूछे, हो सकता है पूरा भी पूछा हो, और अगर ये 5 नंबर में यही दे दें तो क्या करेंगे आप? इक्वेशन लिख के आओगे भाई 2 लाइन की? नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है। इतनी कॉमन सेंस होगी कि अब लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, 2-3 पेज, 3-4 3 पेज तो भरने ही पड़ेंगे। तो वही है, तो a wave function is said to be normalized if the probability of finding an electron over the entire space from minus infinity to plus infinity is 1। ये होता है हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट है, इतनी श्योरिटी है। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या होता है कि सर 100% प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी है कि ये इवेंट होगा। कौन सा इवेंट? के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेल में तो प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन प्रेजेंट है इतना हम श्योर है। तो मैथमेटिकली हम जो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं वो लिखते हैं कि इंटीग्रेशन या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई स्क्वायर लिखना है साई स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर हम साई और साई स्टार लिखते हैं बिकॉज ये हमारे पास कॉन्जुगेट फॉर्म में होता है। डॉट डी वी इक्वल टू 1, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। सो बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द एंटायर यूनिवर्स वो 100% है। इन द एंटायर यूनिवर्स मतलब जो यूनिवर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, पूरी दुनिया तो नहीं बोलेंगे, उसी के आसपास का जो, या फिर एटम बोल लूं, या वो पूरा शेल है, वहां पे उन इन द एंटायर यूनिवर्स जो है वो हैज टू बी 100% होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनटिल अनलेस वही कि आपने कोई हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था उसको एक्साइट ना करा दियो, तो ऐसी चीजें ना सोचें अभी के लिए। तो फिलहाल के लिए मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। तो एंटायर यूनिवर्स में हैज टू बी 100% और 1 होनी ही चाहिए। तो हमारे पास क्या है, साइज द वेव फंक्शन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन वुड बी फाउंड इन द स्मॉल क्यूबिक एलिमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये पे कार्टेशियन प्लेन बना के समझाता हूँ। यहाँ से थोड़ी सी आगे मैं मान लेता हूँ, ये 3D में इमेजिन करना है। कोई ऐसे ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को कुछ भी हम बोल सकते हैं, जो चाहे आर बोल सकते हैं, या तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में मैं मान रहा हूँ यहाँ पर, इसकी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप रूम, आपका रूम किस शेप का है सर? क्यूबॉइड शेप का। तो कहीं पर भी बीच में एक पॉइंट ले लीजिए अपने रूम के, और वहां पे इमेजिन करिए क्यूबॉइड बन रहा है। सर क्यूबॉइड मैं बना के दिखाता हूँ कैसा क्यूबॉइड बन रहा है। ये ये क्यूबॉइड बन रहा है आपका, ये आपने क्यूबॉइड बना लिया, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड के जो वो हैं हमारे, क्या बोलते हैं उनको, डायमेंशंस, उनको लेट करिए पहले, सबसे पहले। तो छोटा छोटा, मैं एकदम स्मॉल मिनी की बात कर रहा हूँ, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा स्मॉल चेंज को डीएक्स बोलते हैं, तो ये डी वाई हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस में ये वाली चीज हमारी डी जेड हो जाएगी, और ये हमारी डी एक्स हो जाएगी, ये लेंथ। क्या आप मुझे इस क्यूब की वॉल्यूम बता सकते हैं? सर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगी डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो यहाँ पे डी भी लिखेंगे बिकॉज स्मॉल क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्मॉल एलिमेंट लिया है। सो साइज द वेव फंक्शन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन वुड बी फाउंड इन द स्मॉल क्यूबिक एलिमेंट, ये है हमारे पास, किसके द्वारा दिया जाएगा, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ साइज स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की कि इस क्यूबिक एलिमेंट में पाया जाए, वो इक्वल है साइज स्क्वायर डॉट डी एक्स डॉट डी वाई डॉट डी जेड की इक्वल है
ये हमारे पास है। अगर मैं डीपी मान लूँ या इसकी प्रोबेबिलिटी मान लूँ, डीपी नहीं बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। सो अब आपको इमेजिन कर लिया आपने ये होल स्पेस, इसमें डिवाइड है। अब यहीं पर अगर आप इसको ऐड कर देंगे कंप्लीटली तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको पूरी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो ये होती है हमारे पास थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होती है साई स्क्वायर डॉट डीवी का इंटीग्रेशन। अगर यही लिमिट मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डाल दूं तो ये मेरी 1 के इक्वल आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और साई स्क्वायर को हम लिख देते हैं साई इंटू साई कॉन्जुगेट डॉट डीवी, क्योंकि अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आ जाए तो आता है। तो यहाँ से ये हमारे पास एक्चुअल में आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, साई स्क्वायर डॉट डीवी का इंटीग्रेशन के इक्वल होती है। सो ये होती है हमारे पास, बिकॉज साई स्क्वायर क्या है, सिंपली हमारे पास ये होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पी अपॉन डीवी के इक्वल होती है, कि प्रोबेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन जो है इस पर यूनिट एरिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये होती है सिंपली। तो ये हमने देख लिया। सो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखने का बताऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द एंटायर यूनिवर्स क्या होनी चाहिए, 100% या 1 होनी चाहिए। ये इस स्टेटमेंट के बारे ये नॉर्मलाइजेशन कहती है। देन हमने देखा कि अगर साई वेव फंक्शन है हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी स्मॉल क्यूबिक एलिमेंट में क्या होगी वो हमने लिख ली। कैसे दिया जाएगा, गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ साई स्क्वायर एंड जो हमारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं dx dy dz दैट इज स्मॉल क्यूबिक वॉल्यूम। तो ये हमने लिख लिया। तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा। सो द प्रोबेबिलिटी, द टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। बट यहाँ पे क्या होता है, इफ साई इज नॉट नॉर्मलाइज, हम बोलते हैं अगर साई नॉर्मलाइज नहीं है, इफ साई इज नॉट नॉर्मलाइज, तब हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ साई इज नॉट नॉर्मलाइज देन वी सिंपली मल्टीप्लाई द फंक्शन, वी multiply the function with a constant n, किसी कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करते हैं सच दैट जो अब मेरा बन चुका है n साई ये नॉर्मल हो जाए या इज अ सॉल्यूशन टू द वेव फंक्शन। तो यहाँ पे जो n साई है ये इज एक और सॉल्यूशन बन गया है, इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन टू द वेव फंक्शन। द वैल्यू ऑफ n इस तरीके से चूज करी गई है ताकि जो न्यू वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो। मतलब जिसको हम साई और साई डैश लिख रहे थे, अब हम जब उसको लिखेंगे साई एन साई इंटू एन साई डैश साई स्टार डॉट डी का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू मेरा 1 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे हमारा जो n है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट है, तो हम चाहें तो एन स्क्वायर को बाहर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हमने कंप्लीटली अपनी इक्वेशन को नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये हमारी हो गई नॉर्मलाइजेशन वाली बात। नेक्स्ट जो हमें बात करनी थी वो बात करनी थी ऑर्थोगोनैलिटी की, कि फंक्शन ऑर्थोगोनल है या नहीं। अगर जैसे ही इसमें इसकी स्टेटमेंट समझाऊं, नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। ऑर्थोगोनैलिटी बेसिकली बोलती है कि एक टाइम पर अगर मैं उसको नॉर्मल समझाऊं, ऑर्थोगोनल, सही लिखिए, अरे गलत लिख दी इस पहले, और गोनल लिख दिए, क्या लिख दिया, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल जो वेव फंक्शन है हमारे पास वो हमारे पास ये कहता है कि एक वेव फंक्शन हमारे पास ऑर्थोगोनल है इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन है मेरे पास, मान लेते हैं साई 1, दूसरा वेव फंक्शन है मेरे पास साई 2। दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों चीजें अलग अलग पोजीशन को बताएंगे इलेक्ट्रॉन की अलग अलग। तो बात ये होती है कि जो साई 1 है और साई 2 है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये क्या बताना है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना है। तो ऑर्थोगोनैलिटी का ये मतलब होता है कि अगर हम बात करें एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट टू डिफरेंट प्लेसेस एट अ सिंगल टाइम इज 0। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैं कह रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ वाले की साई 1, यहाँ वाले की साई 2। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों जगह पर एक ही टाइम पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कहेंगे सर 0 है। एक टाइम पर दोनों जगह नहीं हो सकता है यहाँ यहाँ पर दोनों जगह एक ही टाइम पर नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर कोई इंस्टेंट ट्रांसमिशन गोकू वेजिटा वाला नहीं लग रहा, या और भी क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं जो टेलीपोर्टेशन, ये सब नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो ये नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी टेलीपोर्ट आएगा। माना कि वो बहुत ज्यादा स्पीड पर करता है, पर ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर माइक्रो सेकंड पर या और भी छोटे लेवल पर बात करें कि इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में दो जगह प्रेजेंट है। हाँ ये हो सकता है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट हो सकता। दिस इज द मीनिंग। सो द वेव फंक्शन इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ, द वेव फंक्शन इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ
हम बोलते हैं इफ इट इज डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द वेव फंक्शंस, ऑल द वेव फंक्शंस, अगर ये डिफरेंट है ऑल द वेव फंक्शन से ओवर द एंटायर स्पेस, ओवर द एंटायर स्पेस, कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब मैथमेटिकली मैं बात करूं तो साई वन और साई वन का कॉन्जुगेट जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं डॉट डी टी, डी टी क्या है बेसिकली वॉल्यूम ही होती है हमारी, डी एक्स डिवाइड इधर, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की बात करूं तो वो जीरो आएगा। ये होती है हमारी ऑर्थोगोनैलिटी का मैथमेटिकल टर्म। ये रीजनेबल भी है एज बिकॉज वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन बेसिकली सॉल्यूशन टू द वेव इक्वेशन, वो यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। जो वेव फंक्शन है जो साई हमारे पास वो यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। सो एनी टू वेव फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो एनी, यहाँ पे लिख देते हैं, एनी टू वेव फंक्शंस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वेव फंक्शंस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट इज, it means that they should be orthogonal to each other. They should be orthogonal to each other. ये है हमारे पास इसका मतलब, एनी टू वे फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज दे शुड बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ये होगा हमारे पास, दोनों चीजें हमने अच्छे से डिटेल में समझ ली। नेम द थ्री क्वांटम नंबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द वेव इक्वेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच केस, स्टेट द वैल्यूज विच कैन बी असाइन टू ईच ऑफ दिस। तो यहाँ पे तीन क्वांटम नंबर की बात हो रही है, हम सभी को पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की यहाँ पर बात होने जा रही है। तो श्रोडिंगर अप्रोच जो थी उससे हमें तीन बेसिकली क्वांटम नंबर मिले थे इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अ वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। आप इसको रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लिखी। अब ये मत कहिएगा कि भाई इसको भी आप लिख लिख के एक्सप्लेन करिए जैसे भी चल, मतलब बिल्कुल थियोरेटिकल एग्जाम्पल है, बच्चे की जान लोगे क्या भाई, मतलब पढ़ना है मुझे भी अपना। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लिख के समझाना, तो आप रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन था तो कराना था, तो इसलिए सारी चीजें कवर करनी थी, वरना चाहता तो कोई क्वेश्चन भी छोड़ सकता था, बट वो ये कि इजी क्वेश्चन है तो करा देते। सो यहाँ पे बेसिकली तीन क्वांटम नंबर हमें पता लगते हैं। वन ऑफ द थ्री क्वांटम नंबर सबसे पहले है एन, ये क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। आप सभी को बोर रेडियस का फॉर्मूला पता होगा, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, उसमें एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बात एक ही है। दूसरा क्या बताता है, एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको पता होगा, बोर्स में ही पढ़ा होगा आई गेस, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर क्या है उसमें, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। तो यहाँ पे ये एक दो चीजें बताता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज होता है, वो हमारे पास अगर क्लोज हुआ न्यूक्लियस से, मतलब एन की वैल्यू कम हुई, तो वो क्लोज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या टाइटली हेल्ड होगा या लूजली, सर वो टाइटली हेल्ड होगा, क्योंकि जब क्लोज होंगे ना तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूर है तो वो ज्यादा होगा, ज्यादा तरीके से हेल्ड होगा, या टाइटली हेल्ड होगा या लूजली, सर वो लूजली हेल्ड होगा। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो एन की, वो इजियर टू रिमूव होते हैं फ्रॉम एन एटम। तो इस बात को अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो आप खुद ही मुझे बता दीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये आपको समझाने की वैसे कोई ऐसा नीड नहीं है। कौन पहले निकलेगा, सर ऑब्वियस सी बात है बाहर वाला, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम है। तो यहीं पर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपको पूरी कथा लिख देनी है। ऑल वेव फंक्शन हैव द सेम वैल्यू ऑफ एन आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्रिंसिपल शेल। फिर यहाँ पे जो वेव फंक्शन है जिनकी सेम वैल्यू है, क्यों है, बिकॉज दोज इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर एवरेज डिस्टेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस। देन यही है हमारे पास, यहाँ पे ये शायद रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। So as you will see, the principal quantum number n correspond to the n used by Bohr. बोहर साहब ने भी ये यूज करा था। देन रिडबर्ग साहब ने भी अपनी एनर्जी के फॉर्मूला में n का यूज किया था। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन वी हैव सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं L से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, बेसिकली शेप ऑफ द रीजन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो बेसिकली सब शेल की बात यहाँ पर आ जाती है। सो एल क्या करता है, एक्चुअल में डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ द रीजन। सो वैल्यूज ऑफ एल क्या क्या है हमारे पास, बेसिकली जीरो से शुरू होती है, ये कहाँ तक चलती है, n-1 तक। मान लेते हैं जैसे n की वैल्यू मेरी है 1, तो जो l है मेरा वो n-1 तक पॉसिबल है, मतलब l की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है। अभी और को समझते हैं, अगर मेरे n की वैल्यू 2 है तो l आप बोल सकते हैं 2-1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l जो है
वो n-1 के इक्वल होती है, उससे छोटा 0 तक हो सकती है। अगर हाइपोथेटिकली मैं केस ले रहा हूँ n इज इक्वल टू 7, तो l की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7-1 दैट इज इक्वल टू 6 तक हो सकती है। और कहाँ तक जा सकती है? 0 तक जा सकती है। तो यहाँ पे l जो है वो 0 से शुरू होता है, पर n 0 से नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर आपको एक बात और याद आ रही होगी, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, नंबर ऑफ सब शेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स के ही इक्वल होता है। बस यहाँ पे 0 आ जाता है और वहां पे तभी एक वैल्यू कम हो रही है। सो और क्या है यहाँ पे, ऑल वेव फंक्शंस हैव द सेम वैल्यूज ऑफ बोथ एन एंड एल फॉर्म अ सबशेल बनाते हैं हमारे पास। अ ग्रुप ऑफ वेव फंक्शन दैट हैज द सेम वैल्यूज ऑफ एन एंड एल। सो ये हमारे पास होता है सबशेल के बारे में बात करते हैं। दे आर डिफरेंटेड ओरिएंटेड, जिसकी एन और एल जो है वो अलग अलग होती है, वो बेसिकली उनका जो ओरिएंटेशन होती है वो अलग होती है। देन फाइनली वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो बेसिकली ऑर्बिटल की बात आ जाती है यहाँ पर। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ द रीजन ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपने पीछे का स्क्रीनशॉट ले लिया ना? एक बार थोड़ा सा मिटा दूं, कुछ फिर लेते रहिएगा आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3, 2, 1। ठीक है, इसका भी पहले ही ले लिए, मिटा दूं, फिर पढ़ते रहेंगे आराम से। 3, 2, 1। ठीक है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है? वन ऑफ द 3 क्वांटम नंबर जो डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन। बेसिकली हमारे पास ऑर्बिटल की यहाँ पर बात आ जाती है। सो वैल्यू ऑफ ml डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू ऑफ ml क्या होती है? बेसिकली -l से +l तक होती है। मतलब अगर l की वैल्यू 0 है तो -l क्या होगा? -0। +l क्या होगा? +0। दोनों बातें सेम है, मतलब 0 के इक्वल होगी। अब अगर l 1 है तो m जो है हमारे पास, जो ml है वो -1 हो सकता है। -1 to 1 मतलब -1 to 1 का मतलब -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब आ सकते हैं। सर 0 आता है, तो ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं। सिमिलरली अगर m मेरा 2 है, या सॉरी l मेरा 2 है, तो ml जो है वो -2 से शुरू होकर +2 तक जाएगा। जितने भी बीच के नंबर है वो एज इट इज लिख दीजिए। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं, और हमें पता है डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल ही होते हैं। तो 1 2 3 4 हो गए ना? ठीक है, तो ये हमारे पास है ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बेसिक चीज है, आप इस बार इसको रीड कर लीजिए, सब समझ में आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे राइट द टाइम इंडिपेंडेंट, फिर आ गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में होगी ही, वरना चैनल अभी नया नया बना है तो आराम से आपको वीडियो मिल जाएगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। सो राइट द, वहाँ पे सारी डेरिवेशन हमने हमने वीडियो लेक्चर ही डेरिवेशन से स्टार्ट करा है, तो डेरिवेशन भी देख लिए, उसमें टर्म्स भी हो जाएंगी जितनी भी हैं हमारे पास, और इक्वेशन तो लिखेंगे ही। तो ये सारी चीजें आप वहां से जाकर देख लीजिए। देन वी हैव, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जो साई है उसका कोई भी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, मैं सिग्निफिकल फिजिकेंस कुछ बोल रहा था, तो साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर का है। इस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, समझ। तो यस इट इज ट्रू दैट साई डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट साई स्क्वायर का है। तो ये हमारे मैक्स बॉर्न एक साइंटिस्ट थे, उनकी बोलते हैं कि बॉर्न इंटरप्रिटेशन थी। मैक्स बॉर्न साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे बेसिकली, वो फिजिक्स के जर्मन फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट क्या बोलूं, प्रोनाउंसिएशन मेरी सॉरी। तो मैक्स बॉर्न थे हमारे, उन्होंने कहा था कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब जो भी साई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो डिपेंड कर रही है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो मोर प्रिसाइसली उन्होंने बोला था कि भाई जो साई स्क्वायर है ना, वो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही है। सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अब मैं आपसे पहले काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है? सर मास डेंसिटी, या डेंसिटी बोल लीजिए। सर मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल आपने एकदम सही बोला। जैसे मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? सर प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो डी वी आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी बात है। तो एट दी एंड जो प्रोबेबिलिटी है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ साई स्क्वायर डॉट डी वी? यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं इसको इंटीग्रेट भी कर लूंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसी रीजन की वॉल्यूम की, और डीवी को निकालने का तरीका हम देख भी चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ आएगा, ये हम जो बातचीत कर रहे थे, एक आध क्वेश्चन हमने करा भी है इस पे, तो इसी लेक्चर में वो समझ आएगा कि ये कहाँ से हमारे थे। तो जर्मन फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने बोला था कि वेव फंक्शन को इंटरप्रेट करना है फिजिकली, तो दैट्स वाई उन्होंने बताया कि जो वेव फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या साई स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के। देन उन्होंने ये बोला कि टू बी मोर प्रिसाइज
ये मोर प्रिसाइज वाली स्टेटमेंट है। टू बी मोर प्रिसाइज, सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर उन्होंने कहा मैं बताऊं थोड़ा और प्रिसाइसली, तुम लोगों से नहीं होगा, मैं ही करके दिखाता हूँ। टू बी मोर प्रिसाइज, साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें पता लग गया कि भाई प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए साई स्क्वायर को उसकी वॉल्यूम से, जिस भी रीजन की निकालनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। So to calculate the probability that the particle is in the region, we multiply the probability density by volume of the region. Probability density है साई स्क्वायर, उसी को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको और समझे, अगर मैं यहाँ पे अच्छा लिख रखा है पूरा, यहाँ पे अच्छी बात है, क्या बात है, मैंने मुझे याद ही नहीं था मैंने लिख रखा है। सजेस्टेड दैट हाउ द वेव फंक्शन शुड बी इंटरप्रेटेड फिजिकली। बॉर्न की इंटरप्रिटेशन थी, यही सब बात कर लिया हमने, लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, जो लास्ट स्टेटमेंट थी, जैसे अगर मुझे दे रखा हो ये जो साई स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 0.1 पीको मीटर क्यूब, पी छोटा है, ये है मेरे पास एट अ पॉइंट, देन प्रोबेबिलिटी बताइए फाइंडिंग ऑफ अ पार्टिकल इन अ रीजन, अगर उसकी वॉल्यूम दे रखी है मुझे 2 पीको मीटर क्यूब, तो ये बताना है। तो क्या होगी मेरे पास, हम सिंपली बोलेंगे जो हमें अगर प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, वी से, जो भी वॉल्यूम है, तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/5। तो हम ये बोलेंगे दैट इफ साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 पिकोमीटर क्यूब एट अ सर्टेन पॉइंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन या इन अ रीजन ऑफ वॉल्यूम 2 पिकोमीटर क्यूब लोकेटेड एट दैट पॉइंट वुड बी 0.2 और 1/5। इसका मतलब है 1/5। पांच में अगर आप 5 बार ट्राई करेंगे तो आपको एक बार जाके वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, सफलता मिलेगी, प्रोबेबिलिटी है क्योंकि। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, साई को अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो जब हम साइज, जब हमारे पास ऐसा होता है तो इस टाइम पे हम लेते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमारे पास कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वाला है उसका साइन बदल दीजिए। और इस केस में हम साई स्क्वायर नहीं लेते, तभी हम साई इंटू साई डैश करेंगे। तो अब यहाँ पे आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, आई होप, हाँ पीसीएम वाले तो होते हैं सारे, तो सभी ने पढ़ा होगा। अब मैं क्या सॉल्व करके दिखाऊं, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 वगैरह डाल के आप देखेंगे, तो एट द एंड आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, सिंपली कॉन्जुगेट है। तो एक और तरीका आपको देखने का ये भी मिल सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है साई इंटू साई डैश साई कॉन्जुगेट डॉट डीवी के इक्वल, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे कॉन्जुगेट के बारे में बात करी, वो यहाँ पे आके क्लियर हो गई होंगी एकदम, सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। Draw neatly labeled diagrams for radial probability distribution curve for 2s, 3s, 3p, 3d and 4s। तो ये अब अलग वैरायटी आ चुकी है यहाँ पर श्रोडिंगर वाले वेव इक्वेशंस के, देख लिया। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके कुछ ग्राफ के नेचर बता दूं। ये जो ग्राफ्स होते हैं हमारे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ये बेसिकली 4πr² कैपिटल R² dr वर्सेस r के बनते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास रेडियल डेंसिटी फंक्शन के बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या रेडियल डिस्टेंस। अब इनका अगर मैं नेचर बताऊं, आप सभी को पता होगा साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ्स होते हैं कुछ। जो साइन एक्स होता है ग्राफ, उसका ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, कुछ इस तरीके से जाता है। इस ग्राफ को नेचर को बोल रहा हूँ मैं साइन एक्स। क्या मेन चीज ध्यान रखनी है कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है। कहाँ से? ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ग्राफ का जो नेचर है वो हमारे पास होता है साइन वेव। साइन वेव का मतलब ग्राफ जो है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, अभी बस इतना ध्यान रखिएगा। ग्राफ नेचर है हमारे पास साइन वेव। फिर हमारे पास जो एक फेज है वो एक ऑर्बिटल को बताएगा, समझाएंगे इसका मतलब बिल्कुल भी, पहले थोड़ा सा लिखवा दूं। एंड एट द लास्ट, जो भी लास्ट फेज होगा, मतलब जो भी अगर मेरे पास अभी देखेंगे समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। लास्ट फेज जो होगा इट विल नॉट टच आर, या फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्स एक्सिस है बेसिकली उसको टच नहीं करेगा। आर का मतलब है यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आइए सबसे पहले 1s का ग्राफ मैं आपको बता दूं एक बार कैसा होता है, फिर 2s से आगे चलते हैं। सो सबसे पहले 1s का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, वही 4πr² dr, समझ होंगे आप, यहाँ मैंने लगा दिया। तो मैंने बोला था ये बना रहा हूँ मैं 1s का, कि जो ग्राफ है मेरा वो साइन वेव है, मतलब ओरिजिन से शुरू होगा। हमारे पास एक फेज मतलब एक ऑर्बिटल, तो 1s हमारे पास पहला ही ऑर्बिटल होता है। s में हमारे पास 0s वगैरह तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फेज हमें दिखाना है।
क्या था, वन फेज इज इक्वल टू वन ऑर्बिटल, तो एक ही ऑर्बिटल की बात हो रही है, वन एस की, तो वन ऑर्बिटल आएगा, तो ये नीचे लिया है। अब लास्ट चीज, लास्ट फेज, क्या यहाँ पे जो पहला फेज है वही लास्ट है? यस सर, क्योंकि एक ऑर्बिटल है तो एक ही फेज है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आगे चला जाएगा। अब यहीं पर इसी के जैसा एकदम 2p होता है सेम, 3D होता है, और 4f भी इसी के जैसा सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 2p क्या अपने, या 2p का जो भी 2p सबसे पहला सब शेल है, 1p कोई एग्जिस्ट नहीं करता, नो सर। 3D होता है, 2D नहीं होता, 1D नहीं होता। 4f होता है, 3f नहीं होता, और 2f नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। दैट्स वाई इन सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यहाँ पे पीक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो अगर मैं 2p का बनाऊं थोड़ा सा, तो 2p का कुछ इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें, और थोड़ा आगे हो जाएगा, और ये बाकी एट द एंड जो है वो सेम ही रहेगा, वो नीचे टच नहीं करेगा। तो ये मैंने 2p का बना दिया। 3D का भी सिमिलरली आप इसी तरीके से बनाते हैं, तो नेचर आपका सेम रहेगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब हमसे जो पूछा गया है वो 2s का पूछा गया है, 3s का पूछा गया, तो यहाँ पे मैं 2s का बना देता हूँ। तो 2s में क्या है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले साइन वेव है, तो मतलब मुझे ओरिजिन से शुरू करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ से शुरू करूंगा, अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 2s मतलब सेकंड, दो ऑर्बिटल्स आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे एक और बार इसको यहाँ से मूव करना होगा, और ये मैं ऊपर लेके जाऊंगा, एंड एट द एंड में कुछ इस तरीके से लेके जाऊंगा। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, ये हुआ क्या है यहाँ पर। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, यहाँ पे सबसे पहले तो ये साइन वेव थी, यहाँ से शुरू हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन वेव में जो होता है वो उसमें नेगेटिव में नीचे चला जाता है, बिकॉज यहाँ पे 4πr² होता है। इसी की वजह से हम नेगेटिव फेज नहीं लेते, सारे पॉजिटिव ही लेते। तो इसको यहाँ से आप पलटी मार दिए, घुमा दिए। और यहाँ पे सेकंड ऑर्बिटल थोड़ा दूर होता है, और उसका साइज भी बड़ा होता है सेकंड का, तो इसी वजह से इस पीक का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, आर है, ये क्या है, वही 4πr² अच्छा, यहाँ पे इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये 2s के साथ 3p का भी हो सकता है, और 4d का भी हो सकता है, और 5f का भी इसी नेचर का हो सकता है। यही दो वेव्स आपको देखने को मिली। ये जो आपको पॉइंट दिखा है, ये पॉइंट है हमारे पास, बता रहे हैं यहाँ पे एक नोड है, मतलब ऐसा डिस्टेंस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वो हमारी जीरो होगी, नोड उसी को बोलते हैं। तो ये हमारी जो है नोड आ गई इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। और क्या जानना है अगर हमें पता होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए, ये जो मैक्सिमम पीक है, जो एकदम सबसे ऊपर टॉप पॉइंट है, ये इसमें दिखाऊं, ये जो है, ये जो मेरा टॉप पॉइंट है, ये बताता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस आर। क्या बताता है? मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस आर। सो द मैक्सिमम जो है इस कर्व में करस्पॉन्ड करता है टू रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो ये चीज दिखाता है। दैट इज जहां पे भी आपको टॉप पीक दिख रही है, ठीक है। तो 2s का बना दिया। अब बात करें 3s का, तो 3s का आई गेस आप खुद ही बना लेंगे, इतना आप लोग समझ गए होंगे। साइन वेव है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, एक आई वेव, नोड आई, ये आ गया दो, और 3s है तो एक और ऊंची, और एक ये सीधी चली गई, ये आपने बना दिया 3s का। अब बात इन्होंने पूछी हमसे 3p की, तो 3p का ये एक्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस थोड़ा सा पीक ऊपर नीचे थोड़ी कर दिएगा, सेम बन जाएगा। देन दे हैव आस्क्ड अबाउट 3d, तो 3d का भी हमने ये बना दिया। देन यहाँ पे 4s की बात करें, तो 4s का भी बना देते हैं। तो एक इसका बनाया है, ये मैंने बनाया है 3s का, तो 4s का एक और बना देते हैं, और इसको समाप्त करते हैं 4s का। तो ये आ गया 1s, 2s, 3s, 4s, ये आ गया आपका 4s। और इस लाइन को कर देता हूं मैं आगे, ये टच नहीं करना चाहिए लास्ट लाइन। वन फेज इज इक्वल्स टू वन ऑर्बिटल, फोर फेज इज इक्वल्स टू फोर ऑर्बिटल, क्योंकि 4s की बात हो रही है, तो हमारे पास इसी वजह से हमने करा 1s 2s 3s 4s, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3p, और ये हमने कर लिया। तो और कुछ नहीं था, नीटली बनाया था, बस नीटली नहीं बनाया, बाकी तो आप मतलब एग्जाम में तो नीटली बनाएंगे ना, मैंने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं चलता, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है भाई, एग्जाम में आप पेंसिल स्केल सब कुछ होगा, आराम से बनाइएगा, नीटली वर्ड पर ध्यान रखिएगा। इसी के पूरे 5 नंबर है, बाकी सब तो मतलब मिल जाएगा नंबर, ठीक है, लेकिन नीटली अगर नहीं हुआ तो 5 में से शायद 0 भी मिल जाए, या जितने भी मिल जाए, बाकी मजाक तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स फॉर दिस। तो इसको भाई होमवर्क में कर लिएगा, एक आध बार ट्राई कर लिए, शायद बना भी लिया हमने, जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी अगर नहीं बनाए तो आप बना लिएगा, और क्या बोल सकते हैं इसमें। उन्होंने अच्छा नीटली नहीं बोला, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ नीटली नहीं, मतलब अगर यहाँ थोड़े खराब बन गए तो चल जाएगा, ये मतलब इसका। तो सर ऐसा नहीं होगा भाई, साफ सुथरा ही बनाना एग्जाम में, कि दिखे सबको, सब कुछ चीजें समझ में आए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 4f 4s 4p 4d। तो ये आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के रेडियल ड्रॉ वाले काफी ज्यादा मिलते हैं आपको, तो इनको जरूर कर लिएगा। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से ग्राफ बनाने हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, दैट इज 4πr² कैपिटल R² डॉट dr वर्सेस r का ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे ग्राफ्स, तो इसको भी होमवर्क ले लीजिए, कर लिएगा, इसको ड्रॉ कर लिएगा। यहाँ भी नीटली नहीं बोला है तो मतलब बनाने हैं, फिर भी नहीं बोला तब भी बनाने हैं। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज रेडियल नोट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेडियल नोट क्या होती है। बेसिकली नोट्स हमारी दो तरीके की होती है। नोट क्या होता है, एक ऐसा रीजन, स्पेसिफिक रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होती है।
तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। ये दो तरीके की होती है हमारे पास, एक रेडियल जिनको हम स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड क्या होती है? एट अ स्पेसिफिक आर, एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जिसको हम आर भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये हमारी हो गई रेडियल नोड की डेफिनेशन थोड़ी सी। नेक्स्ट हमें करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3s 2p 4d एंड 5s। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर दिस। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर रेडियल नोड्स इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस वन। n क्या है? शेल नंबर। l क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। 1 क्या है? 1 1 ही, और क्या होगा। सेकंड हमारे पास आती है एंगुलर नोड्स होती है, उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। एंगुलर नोड्स वो सिंपली इक्वल होती है अजीमुथल क्वांटम नंबर के। तो अब हमें टोटल नोट्स अगर निकालनी है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा n माइनस वन, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब किसी पर भी क्वेश्चन आएगा तो वी कैन सॉल्व। तो अब बात करें सबसे पहले 3s की। तो 3s के लिए मैं रेडियल नोट्स निकालने जाऊंगा, तो दैट इज n क्या है यहाँ पर? 3। l क्या है यहाँ पर? 0 होता है इस ऑर्बिटल का, कोई 1 मत लिख देना भाई। और 1 क्या है? 1 1 ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोट्स कितनी आ गई? 2 आ गई हमारे पास। देन सेकंड वी हैव क्या है? 2p। तो 2p के लिए अगर मैं रेडियल नोट्स की बात करूं, r इज इक्वल टू n क्या है? 2 माइनस n कितना होता है सर? 1 होता है, माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 इज 0। तो इसमें कोई भी रेडियल नोट नहीं है। देन 4d की भी बात कर लेते हैं हाथ के हाथ। तो n यहाँ पर है हमारे पास 4, l यहाँ पर होता है 2। तो रेडियल नोट्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 1। लास्ट है हमारे पास 5f, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेडियल नोट्स विल बी इक्वल टू n 5 माइनस l क्या होता है यहाँ पर? f का 3 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम रेडियल नोट्स भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पूछ रहा है व्हाई s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन नेचर। फिर हमें रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स बतानी है और उनकी लोकेशन बतानी है इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स या सबशेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल ही होता है। तो अगर हम बात करें फॉर s ऑर्बिटल, फॉर किसी भी s ऑर्बिटल की 1s 2s 3s, फॉर एन s ऑर्बिटल, जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है, द एंगुलर वेव फंक्शन, वो क्या होता है हमारे पास? इट इज एक्चुअली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल्स। एंगल्स क्या क्या हमारे पास? थीटा फाई, दोनों, थीटा और फाई से, दोनों से वो इंडिपेंडेंट होता है। एंड इज ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू, और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एंड इज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 1/2 रूट पाई। अब ये क्या कांस्टेंट दिख रही है? बाकी जितने भी आपको एंगुलर वेव फंक्शंस दिखे होंगे, आपने जो पढ़े होंगे, आपके जो नोट्स में होंगे, जो नोट्स आपके पास होंगे उनमें होंगे, उन सभी में कहीं ना कहीं cos थीटा, sin थीटा ये सब नजर आएगा। बट यहाँ पर ये चीज नहीं नजर आएगी इसके एंगुलर वेव फंक्शन में, बिकॉज क्योंकि एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसी वजह से। बिकॉज नहीं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर cos थीटा नहीं है ना sin थीटा नहीं है, इसी वजह से ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा तो हर तरफ से सिमेट्रिकल होगा। अब एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आप कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली आपको स्फीयर ही बनाना पड़ेगा। सो व्हील से जो प्लॉट हमारे पास होता है एंगुलर वेव फंक्शन का, दैट इज सर्कुलर इन 2 डायमेंशन एंड स्फेरिकल इन 3 डायमेंशन। सो जो प्लॉट है इसका आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, हेंस अ प्लॉट ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। क्योंकि हमारे पास जो शेप होते हैं वो यही तो होता है, प्लॉट ही तो होता है बेसिकली इसका, एंगुलर वेव फंक्शन का। एंगुलर वेव फंक्शन इज सर्कुलर इन 2D। 2D बनाएंगे आप, जैसे कॉपी बनाएंगे तो 2D तो बना सकते हैं आप, 3D तो नहीं बना सकते। कोई बना सकता हो तो मुझे जरूर बताना भाई, खतरनाक स्किल है मतलब आपकी। एंड स्फेरिकल इन 3D। अब एक और चीज मुझे बताइए, क्या ये चीज कभी 0 के इक्वल हो सकती है? क्या ये चीज कभी, मतलब सर 1/2, 2 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नो सर। रूट पाई कभी हो सकता है? नो सर, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दिस वैल्यू कांट बी इक्वल टू 0। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं हो सकती, सो वी विल से यहाँ पर कोई भी एंगुलर नोट मौजूद नहीं होती। नो एंगुलर नोट मतलब किसी भी, अगर हम स्पेसिफिक एंगल पर जाएंगे, किसी भी स्पेसिफिक एंगल पर हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 हो। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास एंगुलर नोट नहीं होती। रेडियल हो सकती है, कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाएंगे वहां पर मिल सकता है, पर यहाँ पे ये नहीं होगा। सो दैट्स वाई हमारे पास लिखते हैं, इतनी आप कहानी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब जरा रेडियल और एंगुलर नोट्स निकाल लेते हैं 2p 3d में। 2p है, 3b है। रेडियल का फॉर्मूला
n माइनस एल माइनस वन, एन क्या है 2 सर, एल क्या है 1 माइनस 0, रेडियल आ गया 0। एंगुलर नोट्स इक्वल टू एल होती है, एल क्या है हमारे पास यहाँ पे 2p के लिए सिंपल आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है 3D, तो 3D में अगर हम देखें तो 3D में व्हाट वी हैव इज n माइनस एल माइनस वन लगाते हैं, n माइनस एल माइनस वन, n क्या है 3, l क्या है 2, 1 क्या है 1, आ जाएगा 0, 0 आएगा ना, हाँ सर। देन वी हैव एंगुलर नोट्स, तो एंगुलर नोट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो l के इक्वल होगी, दैट इज 2 होंगी हमारे पास। तो अब इनकी लोकेशन पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर इनकी लोकेशंस लिख दी कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स बेसिकली कितने होते हैं यहाँ पर एक्चुअल में। तो नोडल प्लेन्स क्या होते हैं हमारे पास, प्लेन, पूरा प्लेन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी। तो यहाँ सारे ऑर्बिटल्स के लिख दिए हैं नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। और नोडल प्लेन कौन कौन सा होता है, जैसे पीजेड ऑर्बिटल में, पीजेड आप सोचिए क्या होता है सर, पीजेड जो होता है, अगर मैं इस एक्सिस को एक्स जेड मानूं तो इस एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब जो ये हमारा आ जाएगा वाई मान लीजिए, और अंदर की तरफ इधर ये एक्स है, तो इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। तो नोडल प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा है, सिमिलरली आप इधर भी ले सकते हैं, तो इस वाले एरिया में भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, जेड वाले एरिया में मिलेगा, जहां जहां जेड होगा वहां पर मिलेगा। तो इसी वजह से, और इनकी पूरी डेरिवेशन भी होती है, वैसे ऐसी बात नहीं है, तो इनकी डेरिवेशन होती है, तो वहां पे हमें इनका वो मिलता है, दैट इज कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये करेगा। तो यहाँ पे बचे हुए डी एग्जैक्ट के भी मैं लिख लूँ, दो आ जाते हैं यहाँ पर। डी एग्जैक्ट में हमारे पास एक्स वाई वाई जेड आ जाता है। देन हमारे पास बचा क्या, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका थोड़ा सा ऑड सा होता है, यहाँ पे होती तो दो है, बट यहाँ पे जो दो नोडल प्लेन्स होते हैं वो टू प्लेन्स होते हैं, टू प्लेन्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। और हैज क्या है, टू कोनिकल नोट्स। यहाँ पे दो इसकी कोनिकल नोट्स आ जाएंगे, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे पास फिर इसका पार्ट हो जाएगा। तो 3 2 1। So the next we have is explain why orbitals like 1p, 2d and 3f are not possible। क्या मुझे बताइए, अभी तक जो इतना भी आपने पढ़ा है, या आपने जितना भी अपनी जिंदगी में 11 12 पढ़ी है, आपने पढ़ा है, थोड़ी सी मुझसे वीडियो देखी है, उसको करने के बाद ये क्वेश्चन मुझे समझाने की जरूरत है? अगर समझाने की भी जरूरत है तो मतलब क्या बोलूं फिर मैं? तो 1p क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल, आपको पता है भाई, क्योंकि l की जो वैल्यू है वो l की मैक्सिमम वैल्यू होती है n-1 के इक्वल। एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, n-1 के इक्वल होती है। तो एल यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एल इज इक्वल टू 1 माइनस एन, क्या है यहाँ पर 1 1 माइनस 1। तो एल की मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है इन दिस केस, दैट इज एस ऑर्बिटल ही यहाँ पर पॉसिबल है। 2D में क्या होगा सर, एल की मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास n-1, तो एल की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी 2 माइनस 1, 1 हो सकती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पी तक पॉसिबल है यहाँ पर। इसी तरीके से आप इनको लिख सकते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, और बाकी इसके पीछे की हो सकता है कुछ थ्योरी भी हो, जो हो सकता है मैंने भी नहीं बताई हो, वो आप उसको लिख लिएगा, समझ लिएगा। बाकी हमने इसको डिस्कस करा है एजीमुथल क्वांटम नंबर में जब करा था। अगर आप वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये बात पता होगी कि जहाँ पे हमने एक क्वेश्चन करा था, सिग्निफिकेंस बताना था अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, उसमें जरूर ये चीज करी गई। सो ये थे हमारे पास कुछ ऑर्बिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन। थोड़ी सी हमारे पास अलग वेराइटीज के क्वेश्चन है यहाँ पर। गिव रीजन करना है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड क्यों होते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी से। सबसे पहले जो इसका आप रीजन लिखेंगे वो लिखेंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिसिटी की वजह से हमारे पास जो है स्टेबिलिटी हमें मिलती है। दूसरा जो मेजर रीजन आता है दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जान लेंगे, लिख लेंगे कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है एक्चुअल में। सो एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास एक्चुअल में होती क्या है वो इसको एक बार देख लेते हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी से नाम का ही पता लग रहा है कि कुछ एक्सचेंज कर रहे होंगे, उसमें कुछ एनर्जी आ रही होगी, जा रही होगी, जो भी हो रहा होगा। मैं एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने D5 बना दिया ऐसे ही। अब यहाँ पे ये हाफ फील्ड है, ये सर हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पिन के हैं, सर सारे सेम स्पिन के हैं। इन दोनों की बात कर लेता हूँ अभी फिलहाल। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है आपस में क्या करेंगे, जगह बदल रहे होंगे। ये कहेगा भाई तुम मेरी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाऊँ, कहता है ठीक है भाई आ जाए। पर उससे होगा क्या, हो गया भाई देखो मैं यहाँ गया, अब तुम यहाँ गए, इससे क्या होगा, जैसे ही वो अपनी पोजिशन को एक्सचेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजिशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं किसको, पोजिशन को। तो इससे हो क्या रहा है, जैसे ही वो अपनी एक्सचेंज करते हैं पोजीशन को, सो दे विल रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अच्छा, जितनी ज्यादा वो पोजीशन चेंज करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और मुझे बताइए एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है? अगर किसी ने ये बोला है कि एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी घटती है, तो मतलब फिर क्या बोला जाए? तो एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी हमारे पास बढ़ती है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल इंसान रहता है, उतनी ज्यादा
कम स्टेबिलिटी रहती है। अगर आप खुद ही देखिए, अगर आपके अंदर बहुत एनर्जी हो, या एक छोटा बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, उसमें एनर्जी बहुत हाई रहती है, वो इधर उधर खेलता कूदता रहता है। अब जैसे ही वो थक जाता है, वो क्या करता है, एक जगह बैठ जाता है, स्टेबल हो जाता है और वो सो जाता है। तो यही सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का भी केस होता है। हर जगह ऐसा होता है कि एनर्जी जैसे ही रिलीज हो गई, वैसे ही स्टेबल है। और केमिस्ट्री का तो ये बेसिक रूल ही है कि हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में जो एनर्जी है, अगर वो रिलीज हो जाती है, तो मतलब रिएक्शन हमारी फीजिबल है। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत स्पॉन्टेनिटी में। वैसे ये रीजन नहीं है, एंट्रोपी भी आता है वहाँ पर, बट ये भी एक मेजर रीजन होता है हमारे पास। और ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, पूरा एसिडिक कैरेक्टर इसी पर बेस्ड है, समझ लीजिए। सो ये हमारे पास हो गया इसका रीजन। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर, जिसका फॉर्मूला बच्चे बच्चे को याद होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू याद भी होनी चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दी तब भी। वी क्या होता है, वेलोसिटी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्या है यहाँ पर, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये देखते ही डायरेक्ट मत पुट कर दिएगा, इसको डिवाइड करना है 3 से, तब ये आंसर आ जाएगा 10⁸ और जो भी आंसर है उसको रिपोर्ट कर दीजिए, या तो मीटर जिसमें भी होगा, ये ऊपर चली जाएगी पावर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, किसमें आना चाहिए आंसर 9.1, बाकी पूरा सॉल्व तो नहीं कर रहा भाई मैं। ऊपर आ जाएगा तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, नीचे ये है 10⁸8। ये ऊपर आके आ जाएगा तो यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी बचेगी, और ये बचेगा 10⁻11। तो 11 बचा है, तो 10⁻12 पिकोमीटर होता है ना। हाँ, तो इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर लीजिए, तो यहाँ पे 66.34 डिवाइड बाई 9.1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻12। तो पिकोमीटर में आपका कुछ आंसर आएगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक वाला ले लिया होगा अभी तक सबने, नहीं लिया होगा तो ये तो सिंपल से भी हो जाएगा, तो बाकी उससे आप कर लिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अब। सो व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन बच्चा बच्चा जानता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होती है। बट एक और चीज उन्होंने जो स्टेटमेंट बोली थी, वो ये बोली थी कि किसी भी ऑर्बिटल का जो सरकमफ्रेंस है, दैट इज 2πr n, वो जो इक्वल है, वो एक्चुअल में इक्वल है n टाइम्स द वेवलेंथ के। अगर हम फोर्थ शेल की बात करें, तो फोर्थ शेल में क्या होगा, बेसिकली हमारे पास फोर्थ शेल में रेडियस क्या होगा, ये हो जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ के इक्वल है। तो ये डी ब्रॉगली ने बोला था। अब इससे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है बोर का एक पॉस्टुलेट, तो वो कर लेते हैं। तो 2πr n, या 2πr n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास। तो हमें बताया लैम्डा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन एम वी। तो मैं 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स एच अपॉन एम वी यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एम वी को मैं उधर भेज रहा हूँ, 2π को मैं इधर भेज रहा हूँ, क्यों सर, देखते हैं ना। अभी एम वी इधर गया, आर एज इट इज रहा, एन एज इट इज रहा, एच एज इट इज रहा, नीचे आ गया 2π। क्या कुछ याद आ रहा है, नो सर हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा भाई। एम वी आर क्या होता है, एम वी आर इज दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल। वो किसका होता है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π होता है। तो यही डी ब्रॉगली का जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो इस बोर के पोस्टुलेट्स को प्रूफ कर देता है, इस तरीके से प्रूफ कर देता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिटल का, या किसी भी ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका, वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, एन एच अपॉन 2π, सॉरी एच अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो ये थी हमारी डी ब्रॉगली की इक्वेशन, और इस तरीके से करते हैं। आप इसको लिख के अच्छी तरीके से राइटिंग में इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन एग्जैक्टली देख लिएगा क्या आपके टीचर्स ने लिखवाई है। उसको करने के बाद आप इसको प्रूव, या इसी तरीके को सिंपल सा प्रूफ होता है, ये हमारे पास आराम से हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ लाइन इन द बार्मल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दैट कॉरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे वेव नंबर, ये का फॉर्मूला आर टाइम्स जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 109679 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा, क्या सर ये निकालना है जो आप निकालना है, नो बेटा नहीं निकालना, तो इसी का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1/λ। अब यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू क्या डालेंगे, एक चैलेंज रहता है कभी कभी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेमन बाल्मर। बाल्मर में क्या होता है, बाल्मर में हमारे पास n = 2 होता है, और यहाँ पे दे रखा है n = 4। तो n = 2 से लेके n = 4 का ट्रांजिशन है हमारे पास। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ लिख दीजिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको याद करने का अगर मैं ट्रिक बताऊँ तो बस कुछ नहीं होता, ये नंबर पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस करके पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब इधर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर आएगा, इधर छोटा आएगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये छोटा नंबर होता है। बस ऐसे ध्यान रखिएगा, ज्यादा इसको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं रहती, मैं खुद भूल जाता था कैसे होता था। सो फिर मैंने ऐसे याद रखा कि यहाँ पे 1/4 माइनस 1/16। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो 4 - 1 दैट इज
3/16 मेरे पास आ जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर है। अगर वहीं पर मैं यहाँ पे 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देता तो -3/16 आ जाता। अगर गलती से आप कर दें तो फौरन इसको चेंज कर दिएगा, 3 को -3 को +3 कर दिएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करिएगा और अपने आंसर को निकालिएगा। वेवलेंथ को सिंपल सा हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट ही करना है। नेक्स्ट वी हैव एक क्वेश्चन, वेलोसिटी बतानी है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। उसकी वेवलेंथ दे रखी है 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर मैं मीटर में करूँ तो ये होता है ना, हाँ ये होता है। एच की वैल्यू हमें पता है 6.634 इंटू 10⁻−34। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻−31 kg इंटू वेलोसिटी निकाल लिएगा। ये उधर भेज इधर उधर भेज के कैलकुलेट कर लिएगा आप आराम से। देन वी हैव दिस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ। ये हम अजीमुल क्वांटम नंबर का ऑलरेडी डन कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, तो इसको देख लिएगा। तीनों को कर लिया था ना बेसिकली हमने, तीनों क्वांटम नंबर्स। देन यहाँ पर आता है, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, गिव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। तो 1/लैम्डा का फॉर्मूला जस्ट वी सॉ की आर जेड स्क्वायर 1/n1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है, 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये मैंने लिख दिया किसका, वेवलेंथ का। आप रेसिप्रोकल करके निकाल लिएगा वेवलेंथ। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी कैसे लें, तो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, न्यू सॉरी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी, सी इंटू वी नहीं, स्पीड इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। सो वी नीड टू राइट कि फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से करें। सो लैम्डा हमारे पास, उसकी जगह में सब्सटीट्यूट कर दूंगा सी न्यू को। सो यहीं पर मैं लिख दूंगा सी टाइम्स न्यू, और न्यू को मैं यहाँ पे रहने दूंगा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, बेसिकली RCZ²। ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर -9। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, z की वैल्यू 1 डालिएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ही चाहिए तो एक्सप्रेशन तक ही बात रहे तो अच्छा रहेगा। इन्होंने बोला ही यही है कि आपको एक्सप्रेशन देना है, बाकी सॉल्व वगैरह भी तो हो सकता है, पर आर वगैरह की वैल्यू इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं दी। बट ये एक्सप्रेशन हम इसका बना देंगे। सो इस तरीके से हम इस वाली भी इक्वेशन बना देंगे। देन नेक्स्ट वी हैव, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी ऑर्बिट में स्लो डाउन नहीं होता है। आई थिंक ये ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल की बात नहीं हो सकती। सो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली स्लो डाउन नहीं होता, उसका मतलब वो न्यूक्लियस में नहीं आता। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई चीज घूम रही है इस तरीके से, तो वो घूमते 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 घूमते, ये प्लैंक्स के हिसाब से था I guess, एकदम यूं आ जाएगी, खत्म हो जाए और ये न्यूक्लियस में आके डूब जाए। ये होना था इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन, अब कोई चीज घूम रही है तो एनर्जी जा रही है। अब एनर्जी जा रही है तो इसका मतलब वो कॉन्स्टेंटली थोड़ी घूम सकती है, वो थोड़ा हल्के हल्के स्लो डाउन होगी, स्लो डाउन होगी, स्लो 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 होते होते एट द एंड एकदम सेंटर में आ जाए या न्यूक्लियस में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन जो है फॉल नहीं करता, बिकॉज वो कहाँ है, हाई स्पीड में घूम रहा होता है किसी ऑर्बिट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। किस वजह से, ताकि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज्यादा अच्छा रहे। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं आप, इधर की तरफ आ रही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है। आप चाहें तो पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगा सकते हैं, जिस ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ के आए हैं क्योंकि आप सभी साइंस वाले हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम हमारे पास मेंटेन है। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास, ये सेंटर की तरफ ही इसको रख रहा है, तभी ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी उधर है, बट ये इसकी एक्सेलरेशन हमारी सेंटर की तरफ है। तो दैट्स वाई ये कुछ इस तरीके से घूम रहा होता है। वो थोड़ी यहाँ पे फिजिक्स लगा दी गई। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कहाँ पर, विद अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। आपको ये बात भी बताऊंगी, जितने भी हमारे शेल्स होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, उनकी एनर्जी फिक्स होती है। उनके अलावा इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे वैसे कहीं एनर्जी में नहीं जा सकते कि मतलब एन की वैल्यू 1.5 सुनिए कभी आपने, नो सर नहीं सुनी। कोई ऐसी वहां पे जो अगर शेल होगी भी, कोई जगह भी होगी, तो वहां पर फिक्स एनर्जी लेवल नहीं हो। फिक्स एनर्जी लेवल हमारा फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, एंड सो ऑन। सो इलेक्ट्रॉन जो है कैन नॉट क्रॉस दिस एनर्जी लेवल, मतलब अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट में ही रहेगा, अंटिल उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देके मैं एक्साइट कर दूं और कहीं ऊपर वाले शेल में भी दूं। इवन इफ द एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी किसको सप्लाई करनी है, इलेक्ट्रॉन। ऑल्सो ये भी एक बात थी कि भाई रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल जो है वो रेडिएट करता है एनर्जी, तो वो शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बट ऐसा नील्स बोर ने फिर बताया कि भाई ऐसा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में होता है, जो बेसिकली हमारे शेल्स ही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अलाउड करते हैं इनसाइड द एटम। सो व्हाइल रिवॉल्विंग इन दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या फिर इन दीज डिस्क्रीट शेल्स, इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करते एनर्जी, एंड हेंस दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह से कर ली होगी। तो ये था हमारा अटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे हमारे इनऑर्गेनिक के ही पहले, देन वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक का एज वी ऑल नो के पहले है एग्जाम, तो उसको पहले स्टार्ट।
फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा लगे, किसी में डाउट हो या कोई नया क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से कनेक्ट कर सकें। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।